हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो क्लास में मैं इंजीनियर प्रसाद आपका स्वागत करता हूं, जिसमें हम लोग प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन जो साइंस का पहला चैप्टर है, इसका तीसरा वीडियो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। जो छात्र पहले दोनों वीडियो को नहीं देख पाए हैं वह दोनों वीडियो का अवश्य देख लें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस वीडियो में हम प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे और इसको शुरू करने के पहले हम पदार्थों के बारे में जान लें। पदार्थों को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है पारदर्शी पदार्थ। तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनसे होकर प्रकाश आर पार निकल जाता है, जैसे कांच है, इससे प्रकाश आर पार निकल जाता है। हवा है, उससे प्रकाश आर पार निकल जाता है। पानी है, प्रकाश आर पार निकल जाता है। उसको हम कहते हैं पारदर्शी पदार्थ। कांच है, वायु है, निर्वात भी है ना। तो निर्वात जो है पदार्थ में नहीं आता है। तो कांच, वायु हो गया आपका पारदर्शी पदार्थ। दूसरा अपारदर्शी पदार्थ। कुछ पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश जो है बिल्कुल आर पार नहीं जा पाता है, उन्हें कहते हैं अपारदर्शी पदार्थ। जैसे आपका ईंट है, आपका बुक है, घर की दीवार है, ये अपारदर्शी पदार्थ है। इन पदार्थों से होकर प्रकाश आर पार नहीं जा पाता है। इसके बाद तीसरा प्रकार है पारभासी पदार्थ। तो पारभासी पदार्थ वैसे पदार्थ हैं जिनसे होकर प्रकाश जो है आंशिक रूप से गुजरता है, बहुत थोड़ा थोड़ा गुजरता है। ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं पारभासी पदार्थ। जैसे तेल लगा हुआ कागज पर तेल लगा दीजिए और किसी दूसरे किताब के पन्ने पर रखिए, आप लिखे हुए पृष्ठ पर रखेंगे तो वो लिखा अक्षर दिखाई देता है। तो ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं पारभासी पदार्थ। घिसा हुआ कांच भी जो है पारभासी पदार्थ होता है, जो आभास होता है कि सामने या बगल में कोई वस्तु है लेकिन साफ साफ दिखाई नहीं देता है। अब पारदर्शी पदार्थ को भी 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला है सघन माध्यम और दूसरा है विरल माध्यम, डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम। इसको जानने के पहले जो है हम प्रकाश की चाल के बारे में जानेंगे। प्रकाश की चाल, तो प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है और सबसे अधिक चाल जो है निर्वात में होती है। ये होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश जो है निर्वात में 1 सेकंड में कितना दूर जाएगा? ये तो 3 × 10⁸ मीटर। वही जो है निर्वात में जो चाल होता है वही वायु में चाल लगभग होता है। तो वायु में चाल भी उतना ही होता है। उसके बाद से कांच में प्रकाश की चाल की बात करें तो कांच में प्रकाश की चाल होता है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और वहीं जो है जल में प्रकाश की चाल होता है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो आपने क्या देखा? तो भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है और उसी के अनुसार सघन और विरल माध्यम का हम कंसेप्ट लेते हैं। अब सघन और विरल माध्यम कैसे निर्णय करेंगे? जैसे कहा जाए कि कौन भारी है, तो इसके लिए 2 वस्तुएं चाहिए, तो हम दोनों का वजन करेंगे तो पता लगेगा एक से दूसरा भारी है ना। तो उसी तरह से सघन और विरल का कंसेप्ट जो है 2 वस्तुओं को लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ हम वायु ले लिए और नीचे ले लिए कांच। नीचे क्या ले लिए? कांच ले लिए और कांच के बगल में क्या है? तो वायु है, ऊपर है वायु। तो वायु में देखिए प्रकाश की चाल जो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है और कांच में 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तो जिस माध्यम में ये आता है कि किन्हीं 2 माध्यमों में जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है उसे हम कहते हैं विरल माध्यम। विरल माध्यम। और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है उसे हम कहते हैं सघन माध्यम। अब तो समझ में आ गया होगा कि सघन और विरल क्या है। तो तुलनात्मक शब्द है।
यानी कि दो माध्यमों में जिस माध्यम प्रकाश की चाल अधिक है उसे विरल माध्यम, और जिस माध्यम प्रकाश की चाल कम है उसे हम सघन माध्यम कहते हैं। अब हम लोग जो है इसके आगे प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। अब प्रकाश का अपवर्तन में जानेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। तो प्रकाश का अपवर्तन में होता क्या है कि जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से मुड़ जाती है। प्रकाश के मुड़ने की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब प्रकाश की किरण किधर से किधर मुड़ती है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो माध्यम को दो वर्गों में बांटा गया था, एक सघन माध्यम और एक विरल माध्यम। और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक थी उसे हम विरल माध्यम कहे, और जिस माध्यम प्रकाश की चाल कम थी उसे कहे सघन माध्यम। तो इसका नियम क्या है, तो जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में इंटर करती है, प्रवेश करती है, तो वह अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। और वहीं जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से, जहाँ यह कांच सघन माध्यम है और फिर नीचे वायु है तो वायु हो गया विरल माध्यम। तो जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से यानी कांच से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर भागती है। अब अभिलंब क्या है, तो मान लीजिए कि ये आने वाली किरण आपतित किरण है और ये दो माध्यमों को, वायु को और कांच को अलग करने वाला ये तल है। तो इस तल पर आपतित किरण जहाँ आपतित होती है उस बिंदु पर एक लंब डाला जाए, इसको हम कहेंगे अभिलंब। और यह अभिलंब नीचे तक खींचेंगे। और अभिलंब तो पहले यहाँ जो कोण था आपतन कोण, और इस कोण को देखिए अपवर्तन कोण, ये आपतन कोण से छोटा है, यानी कि आपतित किरण अभिलंब की तरफ मुड़ गई है। अगर नहीं मुड़ती तो किरण इसी दिशा में जाती। और फिर जो है यह किरण वायु के लिए, विरल माध्यम के लिए फिर आपतित किरण कहलाएगी और यह आपतन कोण कहलाएगा। और वायु में जाते ही किरण जो है अभिलंब से दूर भाग रही है, एम और एम डैश अभिलंब है। तो प्रकाश का अपवर्तन में आप लोग जाने कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से मुड़ जाती है, और प्रकाश के मुड़ने की इस घटना को ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और किधर से किधर मुड़ती है तो इसमें क्या जाने, तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी, और सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर भागेगी। अब हम लोग जानेंगे कांच के आयताकार स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन। कांच का आयताकार स्लैब, ये देखिए ये कांच का आयताकार स्लैब है, ये कांच का शीशा है जो आयताकार स्लैब है। और ये कांच के आयताकार स्लैब से प्रकाश कैसे मुड़ता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे, जिसका फिगर हमने बोर्ड पर बनाया हुआ है। प्रैक्टिकल में जाएंगे तो ये प्रैक्टिकल आपको करके दिखाना पड़ेगा। क्या करते हैं, टेबल पर एक कागज़ रख देते हैं, सफ़ेद कागज़, और उस पर जो है इस कांच का आयताकार स्लैब को रख देते हैं, और यहाँ पर एक लाइन खींच के और यहाँ पर दो अल्पिन खड़ा करते हैं, एक अल्पिन यहाँ, एक अल्पिन यहाँ, एक सीधी रेखा में, और तब जो है कांच का आयताकार स्लैब रखते हैं। और तब इधर से हम देखते हैं तो जो अल्पिन की रेखा यहाँ रेखा खींच दी, और जो देखते हैं यहाँ पर दो अल्पिन हमको दिखाई देता है, यहाँ पर रेखा खींचेंगे और तब कांच का आयताकार स्लैब हटा देते हैं, और हटा के इसको मिला के रेखा खींचते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं कि रेखा जो है या प्रकाश किरण जो है कितना मुड़ रही है। तो ये प्रैक्टिकल में आपको मिलेगा जब प्रैक्टिकल करने जाएंगे। तो कांच के आयताकार का स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन आपको दिखाना है। तो इसमें क्या है, तो कांच जो है सघन माध्यम है, ऊपर वायु है वह विरल माध्यम है। तो विरल माध्यम से प्रकाश जब सघन माध्यम आ रही है तो यहाँ पर जो अभिलंब खींचा गया है उस तरफ मुड़ गई, और वहीं जो है जब प्रकाश कांच से फिर बाहर निकल रही है तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए तो अभिलंब से दूर भाग रही है, जिसको R2 यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यह R2 और यह I2 लिखा गया है, एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो यहाँ आपतन कोण और ये अपवर्तन कोण, ये आपतन कोण और ये अपवर्तन कोण। परीक्षा में आपका प्रश्न आता है कि कांच के आयताकार स्लैब से
प्रकाश का अपवर्तन दिखाने के लिए एक डायग्राम खींचे। ये 5 नंबर का प्रश्न आता है, सिर्फ इतना खींच देंगे 5 नंबर का हो जाएगा। अब उसके बाद से इसमें एक चीज जानना है, पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन है क्या? देखिए, प्रकाश की किरण जो आपतित किरण ऐसे आए, अगर यहाँ कांच का आयताकार स्लैब नहीं होता तो ये इस दिशा में निकलता, लेकिन आयताकार स्लैब के कारण ये प्रकाश जो है अविलंब की तरफ मुड़ गया, यानी कि अंदर की तरफ मुड़ गया अविलंब के पास, और निर्गत किरण जो है यहाँ अविलंब से दूर निकल गया। मगर जितना डिग्री कोण से ये अविलंब की तरफ मुड़ा उतना ही डिग्री कोण से ये अविलंब से दूर भागता है, और इस कारण ये आपतित किरण और ये निर्गत किरण, इसको कहेंगे हम निर्गत किरण, आपतित किरण निर्गत किरण को आगे बढ़ाया जाता है, दोनों बिल्कुल समानांतर रेखाएं प्राप्त होती है। यानी कि किरण जो है यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ जाना चाहिए और यहाँ आ गया, तो इसको हम कहते हैं पार्श्विक विस्थापन। तो पार्श्विक विस्थापन क्लियर हो गया। कांच का आयताकार स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है देख लिए, और इसमें अपवर्तन कितना बार होता है जी, इसमें काउंटिंग कीजिए कई बार अपवर्तन होता है। तो पहला बार जो है किरण यहाँ आया और इधर मुड़ गया, एक बार मुड़ गया तो एक बार अपवर्तन हो गया, फिर यहाँ एक बार और मुड़ा, दूसरा बार हुआ तो दूसरा बार अपवर्तन हो गया। काउंटिंग करना आसान है, जितना बार किरण मुड़े उतना बार अपवर्तन हो रहा है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। पहला नियम जो है कह रहा है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले तल पर जो आपतन बिंदु है उस पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसका मतलब मान लीजिए कि ये आपतित किरण है, ये अभिलंब हो गया और ये अपवर्तित किरण हो गया। ध्यान से देखिए, ये अपवर्तित किरण हो गया। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होगा। ऐसा नहीं होगा अपवर्तित किरण ऐसे आपके ओर चला जाए, अपवर्तित किरण आपके तरफ नहीं जाएगा, इसी तल में रहेगा। तल यानी कि एक समतल में, जैसे तल है, ये कागज का तल है, तो अगर आपतित किरण ऐसे है, अभिलंब ऐसे है और अपवर्तित किरण ऐसे है, तो तीनों इसी तल में होंगे, न कि एक इधर जाएगा और एक उधर जाएगा। तो क्लियर हो गया होगा, है ना। तो नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, ये आपतित किरण हो गया, अपवर्तित किरण, ये अपवर्तित किरण हो गया, और दोनों माध्यमों को अलग करने वाला जो ये पृष्ठ है, इसके इस पृष्ठ पर जो अभिलंब डाला गया है, यह अभिलंब है ना, अभिलंब एन डैश तीनों जो है क्या होगा, आज एक ही समतल में होते हैं, एक ही समतल। क्लियर हो गया आपको। और दूसरा नियम कह रहा है कि प्रकाश के किन्हीं 2 माध्यमों के युग्म के लिए, 2 माध्यम, जैसे हमने वायु माध्यम लिया और एक कांच माध्यम लिया, है ना, तो 2 माध्यमों का युग्म है, और किसी खास रंग के लिए, प्रकाश के किसी खास रंग। अब देखिए, प्रकाश, श्वेत प्रकाश जो है, सफेद प्रकाश जो है, वह 7 रंगों का मिश्रण है, उसमें से किसी एक रंग का प्रकाश लेना है। मान लीजिए कि हमने लाल रंग का प्रकाश लिया, यह प्रकाश जो लाल रंग का अगर हम ले लिया, है ना, ये खास रंग हो गया, ये किसी खास रंग के प्रकाश के लिए और किसी खास 2 माध्यमों के युग्म के लिए क्या, तो आपतन कोण, ये आपका जो आई जो आपतन कोण है और ये अपवर्तन कोण है। तो आपतन कोण का साइन और अपवर्तन कोण का साइन का अनुपात एक स्थिरांक होता है, यानी कि एक स्थिरांक मिलता है। यानी कि लाल रंग का प्रकाश लिया जाए और वायु लिया जाए या कांच लिया जाए और अपवर्तन कराया जाए, और इस स्थिति में जो यहाँ कोण बनता है और जो यहाँ कोण बनता है, दोनों कोण का साइन निकाल के उनका अनुपात निकाला जाए तो स्थिर आएगा, चाहे वह कोण बढ़ाए चाहे कोण वह घटाए। और इस स्थिर अंक को हम इस नियम को हम कहते हैं कि क्या आते हैं, स्नेल का अपवर्तन का नियम। तो परीक्षा में कभी कभी पूछ जाता है कि स्नेल का अपवर्तन नियम क्या है। तो स्नेल का अपवर्तन नियम बताएंगे कि प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए तथा किन्हीं 2 खास माध्यमों के लिए आपतन कोण का जया यानी कि साइन और अपवर्तन कोण के साइन का अनुपात एक स्थिरांक होता है, जिसे हम स्नेल का नियम कहते हैं। और
इस स्थिरांक को, जो स्थिरांक आया, इसे क्या कहते हैं, है ना, तो दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अब दूसरा माध्यम आपका कांच है कि यहाँ पर हमने किसका अपवर्तनांक निकाला, तो कांच का, यानी कि कांच का अपवर्तनांक इसमें निकलेगा किसके सापेक्ष, तो वायु के सापेक्ष। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है अपवर्तनांक दो प्रकार के होते हैं, एक निरपेक्ष अपवर्तनांक और एक सापेक्ष अपवर्तनांक, है ना। निरपेक्ष अपवर्तनांक और दूसरा है सापेक्ष अपवर्तनांक। बहुत छोटा चीज है। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक में क्या पढ़ना है, अपवर्तनांक को दो प्रकार से निकाला जाता है। अपवर्तनांक दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका है निरपेक्ष अपवर्तनांक, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक में क्या है, तो वायु में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल को अनुपात निकाला जाए, जो अनुपात प्राप्त हो उसे हम कहेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक। यानी कि निरपेक्ष अपवर्तनांक में क्या करेंगे, तो ऊपर रखेंगे वायु में प्रकाश की चाल और नीचे रखेंगे दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल। जैसे कांच का अपवर्तनांक निकालना है तो हम वायु में प्रकाश की चाल यहाँ लिखेंगे और फिर नीचे किसमें क्या लिखेंगे, तो कांच में प्रकाश की चाल लिखेंगे। वायु प्रकाश की चाल आपको बताया गया है कि 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है और कांच में होता है 2×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो ये हल करेंगे, 3 तो कट गया और 3 में 2 से भाग दिए तो 1.5 आया। तो ये हो गया कांच का अपवर्तनांक, कितना हो गया, आता 1.5। ये हो गया कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक। उसी तरह से हम जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालें तो सबसे ऊपर लिखेंगे वायु में प्रकाश की चाल और फिर नीचे लिखेंगे कांच में जल में प्रकाश की चाल। इसका मान जो है 1.33 आता है। तो ये हो गया आपका जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक। अब अगला है सापेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक में क्या है, तो एक माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष हम अपवर्तनांक निकालते हैं। अब इसमें समझना क्या है, तो जिस माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है हमको सापेक्ष अपवर्तनांक, उसको नीचे रखेंगे और किसके सापेक्ष निकालना है उसको ऊपर रखेंगे, है ना। लेकिन ये दो माध्यमों के लिए पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे यहाँ हम ले लिए म्यू जी, जी का मतलब ग्लास, और वाटर ले लिए। तो इसका मतलब हो गया कि हम ग्लास का वाटर के सापेक्ष हम अपवर्तनांक निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर हम स्पीड ऊपर किसका लिखेंगे, तो वाटर के सापेक्ष लिखेंगे VW, और यहाँ ग्लास का हम निकाल रहे हैं तो VG होगा। यानी कि वाटर में प्रकाश की चाल हो गया 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड और ग्लास में प्रकाश की चाल हो गया 2×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो इसमें हमने क्या किया, तो ग्लास का क्या निकाले, तो सापेक्ष अपवर्तनांक निकाले, यानी कि ग्लास का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना है। अब हमारा निरपेक्ष अपवर्तनांक सापेक्ष अपवर्तनांक पढ़ लिए। भौतिकी बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट है और इसको पढ़ने में बहुत आनंद आता है। कारण क्या है, तो जो भी भौतिकी संबंधी घटनाएं होती है सब हमारे सामने होती है, कोई छुपा हुआ नहीं रहता है। जैसे चश्मा आप देख रहे हैं, लेंस देख रहे हैं, प्रतिबिंब जो बन रहा है वह देख रहे हैं, बराबर मोबाइल से फोटो खींच रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो आपके सामने है, इसलिए इसको पढ़ने में आनंद आता है। और आज हम एक ऐसी घटना पढ़ने जा रहे हैं जिसमें मनुष्य तो मनुष्य है, जानवर भी धोखा खा जाता है कि आगे तालाब है। जानवर को लगता है कि आगे तालाब है। जंगलों में जानवर जब चलते हैं गर्मी के दिनों में तो उनको लगता है कि आगे तालाब है, और जब वहाँ जाता है तो उसको कुछ नहीं दिखाई देता है, सूखा हुआ रेगिस्तान दिखाई देता है, जिसको हम कहते हैं मृगमरीचिका। और आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा, सुनसान सड़क हो, गर्मी का दिन हो, दिन के दोपहर में या 2-3 बजे के आसपास दूर तक सड़कें खाली हो तो वहाँ देखते हैं तो लगता है कि आगे जो सड़कों पर पानी लगा हुआ है और उसमें जो है
पेड़ पौधों की परछाई भी दिखती है, और जब वहाँ जाते हैं पहुँचते हैं तो वहाँ कोई पानी दिखाई नहीं देता है। तो ऐसी घटनाएं जो हमारे जीवन में घटती है और उसको देख कर हम आश्चर्य हो जाते हैं कि ऐसे क्यों हो रहा है, उस चीज़ को हम अब पढ़ेंगे। तो आइए उसके बारे में जानें। इसमें क्या जानना है हम लोग को, तो क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसमें क्या है, क्रांतिक कोण क्या है, तो आप पढ़े थे कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर भागती है, यानी कि आपतन कोण से अपवर्तन कोण बड़ा होता है। अब यदि हम आपतन कोण को बढ़ा दें, इस कोण को और बड़ा करें, तो अपवर्तन कोण भी और बड़ा हो जाएगा। जैसे देखिए, यहाँ से प्रकाश आ रहा है, मान लीजिए कोई वस्तु है और यहाँ से प्रकाश आ रहा है। जब यहाँ हम किरण को ले जाएंगे और आगे, तो इस किरण को आगे बढ़ाने के क्रम में हमारा क्या होगा, हाँ, तो आपतन कोण आपका जो है बढ़ जाएगा। यहाँ पर अगर अभिलंब डालें, अभिलंब खींचें, ये एन डैश है, ये एम डैश है, तो ये कोण जो है बढ़ गया, इस कोण से क्या हो गया, बढ़ गया। और बढ़ने के क्रम में अपवर्तन कोण भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। और इस स्थिति में किरण है क्या होगा, आते ही इस तल के समानांतर हो जाएगा, यानी कि सघन माध्यम और विरल माध्यम दोनों को अलग करने वाला जो तल है, उस तल की दिशा में किरण जाने लगेगा, यानी कि यह कोण जो है कितना डिग्री का हो जाएगा, तो 90 डिग्री का हो जाएगा। तो जैसे जैसे कोण बढ़ाएंगे, आपतन कोण अपवर्तन कोण बढ़ता जाएगा और एक ऐसी स्थिति आएगी कि यह अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाएगा। तो जिस आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए, उसको हम कहते हैं क्रांतिक कोण। क्या कहेंगे, क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण ये 90 वाला कोण नहीं है, ये आपतन कोण, जिस आपतन कोण के लिए यह कोण 90 हो, तो उस आपतन कोण को हम क्रांतिक कोण कहेंगे। क्रांतिक कोण हमारा ये है, ऊपर वाला क्रांतिक कोण, ठीक है। तो जिस आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, उसे हम कहेंगे क्रांतिक कोण। परिभाषा क्या है, तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तब वह विशेष आपतन कोण, वह विशेष आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, कितना होता है, 90 डिग्री होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। अब क्रांतिक कोण समझ गए। अब इसके तुरंत बाद हमको पढ़ना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या है, तो अभी हमने जो है आपतन कोण को बड़ा किया था, और इस आपतन कोण को और बड़ा करें हम, आपतन कोण को और बड़ा करें तो क्या होगा जी, आते किरण जो ये 90 डिग्री का कोण था, ये कोण और ज़्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ पर अवलंब खींचें तो ये 90 डिग्री कोण से और ज़्यादा कोण बढ़ जाएगा, और किरण जो है जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में लौट जाएगी। परावर्तित किरण, इसको अपवर्तित किरण भी कहेंगे, अपवर्तित किरण। पर प्रकाश के परावर्तन से चले तो परावर्तित किरण होगा, मगर अपवर्तन के नियम से चला तो अपवर्तित किरण होगा। तो ये अपवर्तित किरण क्या होगा जी, तो पुनः उसी माध्यम में अपवर्तित हो जाती है, और इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। यानी कि प्रकाश किरण जिस माध्यम से चली थी दूसरे माध्यम में नहीं पहुंचा, बल्कि पहले माध्यम में ही लौट गया, है ना। तो परिभाषा क्या होगा, तो सघन माध्यम से चलती हुई कोई प्रकाश किरण, सघन माध्यम से चलती हुई कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम के सतह पर आपतित होती है, और उनके लिए आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो। क्रांतिक कोण से क्या हो, अधिक हो। क्रांतिक कोण से यह कोण क्या हो, अधिक हो। तो प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में अपवर्तित न होकर पहले माध्यम में ही अपवर्तित हो जाती है, और इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं।
अब होता क्या है, अब आइए उस चीज़ को समझें। तो सबसे पहले अब हम लोग जाने कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें क्या है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन दो स्थितियों में होता है। पहला स्थिति क्या है, तो प्रकाश किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ गति करना चाहिए। प्रकाश किरण किधर जाना चाहिए, तो सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर। और दूसरा स्थिति क्या है, तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो, ये दोनों शर्तें रहेगी तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। अब इसमें हम लोग को जानना है, जो अभी बताए थे कि कैसे जो है मनुष्य को या जानवरों को आश्चर्य हो जाता है कि आगे जल है। तो कारण क्या है, अगर कोई जानवर उधर दूर है, उधर से आ रहा है और इधर मान लीजिए कि कोई पेड़ है, तो पेड़ से जो किरणें आएगी इस सतह पर पहुंचकर नीचे विरल माध्यम में नहीं जाएगी, बल्कि फिर जो है सघन माध्यम में लौट जाएगी। और इस तरह से उसको लगेगा कि किरण कहाँ से आ रही है, इधर अंदर से ऐसे, और इसका जो है नीचे छाया बनेगा, इसका छाया बनेगा, परछाई बनेगा, और बिल्कुल उसको लगेगा कि नीचे क्या है, पानी है, इसलिए उसका क्या बन रहा है, छाया बन रहा है। और इसी भ्रम में वह पानी की खोज में आगे बढ़ता रहता है और पानी उसको कहीं मिलता नहीं है। यही वहाँ पहुँचता है, सूखा जमीन मिलता है। जैसे हम सड़कों पर चलते हैं, लगता है कि आगे सड़कों पर पानी लगा हुआ है, और जब आगे बढ़ते जाते हैं तो देखते हैं कहीं पानी नहीं है। इसको कहते हैं हम मृग मारीचिका, है ना, मृग तीसरा या मृग मारीचिका भी कहा जाता है इसको। तो अब ये तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। मृग मारीचिका समझ गए होंगे। अब आगे जो है हम लोग को पढ़ना है, जानना है कि जल से भरी हुई बाल्टी, जब बाल्टी को पानी से भर दें तो उसके पेंदे ऊपर उठ जाती है। जल से भरे हुए टब में एक छड़ी डालिए, एक डंडा डालिए, डंडा जो है टेढ़ा दिखाई देता है, क्या कारण है? तो उसका भी कारण यही है। आइए उसको समझते हैं। मान लीजिए कि ये जल का सत्ता है ना, ये जल इसमें भरा हुआ है बर्तन में, और इसमें आपने एक छड़ी डाल रखा है जल में। तो जल जो है सघन माध्यम है, और ऊपर वायु है, तो वायु जो है विरल माध्यम है। तो जब छड़ी के निचले सिरे से या छड़ी के पूरे सिरे से जब प्रकाश यहाँ पहुँचेगा सघन माध्यम से और विरल माध्यम के सतह पर पहुँचेगा, तो यहाँ पर हम लंब डालेंगे। तो आप नियम पढ़ेंगे, सघन माध्यम से प्रकाश विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर भागती है, अविलंब से दूर भागती है। तो अविलंब से दूर भागेंगी। अब मान लीजिए कि आप यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से आप इसको देख रहे हैं, तो आपको क्या लगेगा जी, आती है छड़ी। हमको जो है सीधा देखने की बीमारी है, हर व्यक्ति को सीधा देखने की बीमारी है, और किरण जो है इतना मुड़ गया इसमें, तो देखने में लगेगा कि किरण कहाँ से आ रही है, तो यहाँ से आ रही है, और छड़ी ऐसे दिखाई देगा, टेढ़ा। छड़ी कैसा दिखाई देगा, टेढ़ा दिखाई देगा, है ना। और उस स्थिति में आपको लगेगा छड़ी टेढ़ी है। अगर ये बाल्टी का पेदी हो तो पेदी ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। और इस तरह की घटनाएं जो है हमारे जीवन में हमेशा देखने को मिलती है। अब आप लोग सतर्क हो जाइए, अगर फिजिक्स पढ़ लिए हैं, है ना, तो कहीं भी तालाब के किनारे जा रहे हैं, नदी के किनारे जा रहे हैं और गहराई कम दिख रहा है, लगता है कि बहुत पानी कम है, तो ऐसा भूल कर भी गलती न करना, क्योंकि पेदी तो ऊपर दिखाई देगा, मगर जब उसमें जाओगे तो डूब जाओगे। क्यों? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण पेदी ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, नदी का तल ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, और उसको देख कर अगर छलांग लगा दिए तो दुर्घटना हो सकती है। इसलिए कभी भी पानी की गहराई पर, आंखों देखी गहराई पर विश्वास नहीं करना चाहिए। उसमें मछलियाँ भी अगर दिखाई देती है, मछली मारने वाला मछलियों को देखता है ना, तो उसको भी जो है भ्रम हो जाता है। तो जो मछलियाँ मारने वाले लोग हैं वो ऐसा, उन लोग का अंदाजा हो गया कि मछली यहाँ दिखाई देती तो मछली जरूर जो है गहराई पर होगी।
और उस अंदाज से मछलियों का वो शिकार करते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग जो है लेंस के बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग को जानना है लेंस के बारे में, और लेंस जो है बहुत ही महत्वपूर्ण इस चैप्टर का टॉपिक्स है। और इसमें जो है हम चश्मा लगाते हैं, और जो भी 40 पार का व्यक्ति है जिसको नहीं दिखाई नहीं देता चश्मा लगाता है, और हम लोग को देखा देखी छोटे बच्चे भी चश्मा लगाते हैं, मगर ध्यान रखना है कि कौन सा चश्मा तुम लोग लगाओगे। तो आप जो चश्मा लगाते हैं, छोटे बच्चे चश्मा लगाते हैं, रंगीन चश्मा लगाते हैं, उसमें जो है लेंस नहीं होता है, ये जान लीजिए पहले, उसमें लेंस नहीं होता। उसमें जो है क्या होता है, आता कलर ग्लास होता है, क्योंकि उसमें कोई पावर नहीं है, क्योंकि तुमको न दूर देखने की बीमारी है न नज़दीक देखने की बीमारी है। और वही जो है 40 पार के व्यक्ति को जो चश्मा लगता है उसमें जो है लेंस लगा होता है, उत्तल या अवतल। तो एक बात ध्यान रखना कि चश्मा लगाना हो तो कभी रंगीन चश्मा लगाना, नहीं तो देखा देखी जो है सफ़ेद चश्मा लगा लो तो आया हुआ ग्राहक भी भाग जाएगा कि लड़के को चश्मा लगा है और उसको दिखाई नहीं देता है, या देखने वाला कहेगा कि जो उसको उम्र 40 से ज़्यादा हो गया है। तो चश्मा कभी भी लगाओ तो रंगीन लगाओ, है ना, कि छुपा रहे, नहीं तो आया हुआ ग्राहक भी भाग जाएगा। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आप लोग जो है आवर्धक लेंस का नाम सुना है, आवर्धक लेंस। आवर्धक लेंस देखिए, आवर्धक लेंस है आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में मिलेगा, और इसका उपयोग जो है छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने में करते हैं। ये छोटे अक्षरों को बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो यह है क्या, ये भी लेंस है, और इसको छू कर देखिए, बीच में जो है मोटा होगा और किनारे पर पतला होगा। तो बीच में अगर मोटा है और किनारे पतला है तो उसको हम कौन सा लेंस कहेंगे। दूसरा लेंस देखिए, एक लेंस ये जो बीच में पतला है और किनारे पर मोटा है, तो इसको कौन सा लेंस कहेंगे। फिगर में आपको दिखाया गया है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो सबसे पहली बात है कि लेंस कहते किसे हैं, है ना। तो लेंस बनाने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हम शीशा लें और तभी लेंस बनेगा, है ना। पारदर्शी कोई भी पदार्थ लें जिसका एक पृष्ठ या दो पृष्ठ क्या हो, गोलीय हो, क्या हो, गोलीय हो, यानी कि कोई भी पारदर्शी पदार्थ जो एक या दो पृष्ठों से गोलीय हो, जिसका पृष्ठ गोलीय हो, गोले कोई ना कोई गोले का भाग हो, जैसे ये भी गोले का भाग है, ये भी गोले का भाग है ना। तो दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो, लेंस कहलाता है। तो अगर जल की बूंदें भी है गोल है तो भी लेंस का कार्य करेगी। अगर कोई तेल है जो पारदर्शी है और उसको गोलीय खोल में रख दिया जाए तो भी जो है लेंस का कार्य करेगा। तो अब आइए लेंस के प्रकार जानें कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो लेंस जो है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। लेंस तो और कई प्रकार के आपको पढ़ने को मिलेगा, मगर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक उत्तल लेंस होता है जिसे अभिसारी लेंस, कन्वर्जिंग लेंस इंग्लिश कहेंगे इसको, कन्वेक्स लेंस। उत्तल लेंस को कन्वेक्स लेंस या अभिसारी लेंस कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। ये आपका हो गया उत्तल लेंस। अवतल लेंस क्या है, तो जो बीच में पतले होते हैं और किनारे पर मोटे होते हैं, है ना, इसको अवतल लेंस या अभिसारी लेंस कहते हैं। इंग्लिश में इसका कॉन्केव लेंस या कन्वर्जिंग लेंस नाम है इसका। तो अब आइए यहाँ पर जाने कि इसको जो है उत्तल लेंस को, है ना, कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं। तो उत्तल लेंस क्या करता है, तो किरणों को एक बिंदु पर अभिसरित करता है। क्या करता है, अभिसरित। अभिसरित का मतलब होता है मिलाना। कई किरणों को एक जगह मिलाना क्या कहलाएगा, अभिसरण कहलाएगा। तो उत्तल लेंस दूर से आने वाली समानांतर किरणों को एक बिंदु पर अभिसरित करता है, मिलाता है, इसलिए इसे हम कहते हैं अभिसारी, अभिसारी कन्वर्जिंग लेंस। अब वही जो है अवतल लेंस है, देखिए समानांतर किरणें आ रही है और इन किरणों को क्या किया, फैला दिया। क्या किया, फैला दिया। तो फैलाने के कारण इसको हम कहते हैं अपसारी, अपसारी लेंस या डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। तो जो किरणों को फैलाया उसे क्या कहेंगे हम, अपसारी लेंस। और जो किरणों के एक बिंदु पर मिलाता है उसे हम
कहेंगे अभिसारी लेंस। तो लेंस आपको क्लियर हो गया होगा। अब इस अपसारी लेंस के बारे में देखिए। अपसारी लेंस की क्या विशेषता है? किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा वह छोटा बनाएगा। कितना हम नज़दीक रखेंगे दूर रखेंगे उसका प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनाएगा। लेकिन वही जो है उत्तल लेंस ले लें, उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस को वस्तु के करीब लाए तो प्रतिबिंब क्या बनाएगा? बड़ा बनाएगा, और वस्तु को उसी साइड में बनाएगा। जिस तरफ वस्तु है उसी तरफ प्रतिबिंब इसका बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। तो लेंस को जो है छोटे छोटे वस्तुओं के पास, अक्षरों के पास ले जाकर भी हम पता कर सकते हैं कि वह लेंस उत्तल है या अवतल है। अगर अवतल लेंस है तो ले जाएंगे नज़दीक तो प्रतिबिंब छोटा दिखेगा, और उत्तल लेंस है तो नज़दीक ले जाएंगे तो प्रतिबिंब बड़ा दिखेगा। ऐसे लेंस की आप पहचान कर सकते हैं। लेंस से संबंधित विभिन्न पदों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें हेडिंग तो बहुत लिखा हुआ है, बहुत हेडिंग देख के डरने की जरूरत नहीं है। इसको इतना ईजी वे में हम बताएंगे कि एक बारे में आपको याद हो जाएगा। देखिए लेंस ये देख रहा है, ये आपका उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस का जो ये सतह है, ये सतह, अच्छा ये सतह देखिए, देखने से लगा किसी न किसी गोले का भाग है, किसी गोले का भाग है। यह सतह इस गोले का भाग है। तो लेंस का प्रत्येक सतह किसी न किसी गोले का भाग होता है, और उस गोले के केंद्र को, जो केंद्र है इसका, इस गोले का केंद्र है, उसको हम कहते हैं वक्रता केंद्र। इतना आसान, वक्रता केंद्र, कहीं दिक्कत नहीं है ना। तो इस तरह से देखें तो आप जो है प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र हो गए, एक इस सतह का और एक इस सतह का। दूसरे सतह का वक्रता केंद्र बाईं ओर, पहले सतह का दाईं ओर। उसी तरह से इसमें देखिए अवतल लेंस में, इसमें क्या है जी? आते इस सतह का वक्रता केंद्र बाईं ओर है, उसका दाईं ओर। इसमें भी दो वक्रता केंद्र हो गए। तो प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र हो गए। अब वक्रता केंद्र जब है तो इस लेंस की कोई, इस गोले की कोई ना कोई त्रिज्या है। तो ये त्रिज्या को हम क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या, और इसको आर से सूचित करेंगे। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहेंगे। तो परिभाषा क्या हो जाएगा, है ना? तो गोलीय लेंस का बाहरी सतह जिस गोले का भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। आप इसके बाद जाने मुख्य अक्ष। तो आप देखें कि दो वक्रता केंद्र है, और इन दोनों वक्रता केंद्रों से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। ये आपका हो गया मुख्य अक्ष। तो परिभाषा क्या हो गया? तो लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं। यहाँ पे देखिए, यह कहा है कि दोनों वक्रता केंद्र को मिलाया जाए तो जो रेखा प्राप्त होती है उसे हम कहते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्लियर हो गया होगा। अब आइए प्रकाशिक केंद्र। तो प्रकाशिक केंद्र में आप अवतल दर्पण में पढ़े थे, क्या उत्तल दर्पण में ध्रुव था, और इसमें है प्रकाशिक केंद्र। नाम उसका बदल जाता है। प्रकाशिक केंद्र ये बीच का भाग है, इसको हम प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। इसको हम P से सूचित करते हैं, चाहे O से सूचित करते हैं। तो कहीं P से मिलेगा, कहीं O से मिलेगा। चलिए हम यहाँ O से सूचित करते हैं। O से इसलिए सूचित किया गया कि कुछ सिंबल आपको मिले। क्या सिंबल मिलेगा? तो प्रकाशिक केंद्र का इंग्लिश ऑप्टिकल सेंटर, इसलिए वो रख देते हैं, याद आएगा कि ऑप्टिकल सेंटर है। तो लेंस के मध्य बिंदु को, लेंस का जो बीच का बिंदु है उसको हम कहेंगे प्रकाशिक केंद्र। अब उसके बाद से आता है लेंस का मुख्य फोकस। तो फोकस ढूंढने के लिए बहुत आसान तरीका है। एक आवर्धक लेंस ले लीजिए और उसको जो है सूर्य की तरफ कीजिए और नीचे उसका प्रतिबिंब देखिए। इसको सेट करते जाएंगे तो एक ऐसा स्थिति आएगी कि एकदम बिंदुवत प्रतिबिंब बनेगा, और उस बिंदुवत प्रतिबिंब के पास अगर कागज रख दिया जाए तो वह कागज जो है कुछ देर के बाद जलने लगता है। यानी कि सूर्य से आने वाली किरणों को यह आवर्धक लेंस जो है एक बिंदु पर फोकस करता है। और ये भी ध्यान रखना है कि सूर्य की तरफ करके ऐसे नहीं देखना है, आँख पर किरण नहीं आना चाहिए।
अगर लेंस को ऐसे करके सूर्य की तरफ देखोगे तो उससे आने वाली किरणें है ना आपको नेत्र लेंस को रेटिना को प्रभावित कर सकती है, आँख खराब हो सकता है, आँख जल सकता है। इसलिए कभी भी नेत्र लेंस क्या करें अभिदृश्यक लेंस को या मैग्नीफाइंग ग्लास को सूर्य की तरफ करके ऐसे नहीं देखना है, नहीं तो आँखों को नुकसान हो सकता है। तो लेंस का फोकस ढूंढने के लिए क्या करेंगे, तो सूर्य की तरफ लेंस करेंगे, नीचे कुछ वस्तु रख देंगे और लेंस को आगे पीछे करके देखेंगे। जब सूर्य का प्रतिबिंब एक बिंदु बराबर बनने लगे, बिंदु के जैसा बनने लगे, तो समझेंगे कि वही जो है इस लेंस का फोकस है और वहाँ से उसकी दूरी हम माप लेंगे। तो इसके लिए जब मान लीजिए कि एक उत्तल लेंस है, ये प्रधान अक्ष है और ये समानांतर किरणें हैं। एक अवतल लेंस है और इसका ये प्रधान अक्ष है और ये समानांतर किरणें हैं। तो समानांतर किरणें उत्तल लेंस में एक बिंदु पर अभिसारित होती है, आप पढ़े हैं, इसको अभिसारी लेंस कहते हैं। एक बिंदु पर मिलती है और इस बिंदु को हम लेंस का फोकस कहते हैं। अवतल लेंस के में क्या होता है, यह किरणों को बाहर अपसरित करता है, फैलाता है और फैलाने के कारण देखने वाले को लगता है कि किरण जो है इस बिंदु से आ रही है। इस बिंदु को हम कहते हैं अवतल लेंस का फोकस। यानी कि उत्तल लेंस का फोकस लेंस के दाईं ओर होता है, जबकि अवतल लेंस का फोकस लेंस के बाईं ओर। बाईं ओर का है तभी बाईं दाईं कहना उतना उचित नहीं है, क्यों कि जिधर से किरणें आ रही है उसके विपरीत दिशा में फोकस होता है उत्तल लेंस में, और इसमें जिधर से किरणें आ रही है उसी दिशा में लेंस का फोकस होता है। यानी कि उत्तल लेंस में फोकस वस्तु के दूसरी ओर होता है, अवतल लेंस में फोकस वस्तु के तरफ ही होता है। और लेंस के प्रकाशीय केंद्र से लेंस के फोकस के बीच की दूरी को हम कहते हैं फोकस दूरी। लेंस के प्रकाशीय केंद्र ऑप्टिकल सेंटर से लेंस के फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, और इसे छोटा f से सूचित करते हैं। इसमें भी जो है लेंस का ऑप्टिकल सेंटर ये हो गया, ये फोकस हो गया, तो फोकस दूरी को हम कैसे सूचित करेंगे, f से। तो समझ गए आप कि लेंस के प्रकाशीय केंद्र से फोकस के बीच की दूरी को क्या कहेंगे हम, फोकस दूरी। अब अंतिम पॉइंट रह गया लेंस का द्वारक। तो लेंस का द्वारक क्या है, तो अभी आपने देखा ये उत्तल लेंस या अवतल लेंस, इसका सीमा रेखा देखिए, इसका सीमा रेखा कैसा है, इसका सीमा जो है बिल्कुल वृत्ताकार है। तो किसी भी गोलीय लेंस के वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास, यह व्यास जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो व्यास है, इस वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है, अतः लेंस का द्वारक कहलाता है। तो लेंस का द्वारक कहे चाहे दर्पण का द्वारक कहे, दोनों एक ही चीज़ है। दोनों जो है जितना बड़ा लेंस है चाहे जितना बड़ा दर्पण है, उस वृत्त का व्यास को हम क्या कहेंगे, उसका द्वारक कहेंगे। तो लेंस से संबंधित विभिन्न पद जाने। अब इस वीडियो में इतना ही। लेंस से संबंधित और विभिन्न सूत्र तथा उससे संबंधित प्रश्न हम अगले वीडियो में हल करेंगे। धन्यवाद।